Good morning, students. I am Sai sir with your economics classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. Students, last time we have read return to factor, the law of variable proportion. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि अगर नहीं आता तो आप मेरे पास क्वेश्चन करते कि सर हमें वो टॉपिक समझा दीजिए, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे. So today we have discussed further of this topic. इसी टॉपिक का अगला पार्ट है हमारा, जो हमने कहा था कि जो रिटर्न टू फैक्टर है, जो टोटल प्रोडक्शन कैसे बढ़ता है, एमपी कैसे बढ़ता है, फिर वो घटता है, स्थिर रहता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको 3 सिचुएशन बताई थी. तो अब मैं इसमें आज जो हम पढ़ेंगे वो है काजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, यानी जो साधन का बढ़ता प्रतिफल है वो उसके रीज़न क्या हैं. साधन जब हम फिक्स्ड कैपिटल के साथ में वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगाते हैं, यानी स्थिर साधन के साथ जब हम परिवर्तनशील साधनों को लगाते हैं तो कुल उत्पादन बढ़ता है. ऐसा क्यों होता है? उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये घटता भी है, ऐसा क्यों होता है वो भी होता है. तो पहले हम बताएं कि क्यों बढ़ता है जब हम फिक्स साधन के साथ उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों को इंक्रीज करते हैं. तो बेटा उसका रीज़न ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर. जैसे हम फिक्स साधन के साथ स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम जो हमारा फिक्स साधन होता है, यानी फिक्स कैपिटल जो होती है, उसके साथ जब हम वेरिएबल्स लगाते हैं, लेबर को लगाते हैं, तो स्टार्टिंग में उसका यूटिलाइजेशन फुल नहीं होता है. उसका एक पॉइंट होता है कि जब तक उसके साथ इतने साधन नहीं लगा सकते जब तक उसका उत्पादन बढ़ता जाएगा. तो जैसे जैसे हम स्टार्टिंग से उसके साथ वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो उसका यूटिलाइजेशन बेस्ट होता चला जाता है, और एक पॉइंट तक जब तक उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां उसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल फिक्स होता है. तो स्टार्टिंग में क्या है कि उसका फिक्स जो कैपिटल्स है हमारे पास, साधन जो है स्थिर पूंजी है, उसके साथ जैसे हम वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लगाएंगे, यानी परिवर्तनशील साधनों को जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे कुल उत्पादन बढ़ता जाएगा. इसका मतलब ये कि उसका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है. सेकंड पॉइंट है हमारा डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन इफिशियंसी. जब हम लेबर को एडिशनल लेबर को उसमें वेरिएबल जो लगाते हैं तो उनका जो वर्कर होते हैं जो उस काम को बार बार करते हैं ना, वो उस वर्क में स्पेशलाइजेस्ट हो जाते हैं, और जब स्पेशलाइजेस्ट हो जाते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी क्षमता जो है वो बढ़ जाती है, तो हमारा उत्पादन जो है वो बढ़ जाता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल एक टाइपिस्ट होता है, स्टार्टिंग में वो बहुत देख देख के करता है, ऐसे करता है वो टाइप, लेकिन धीरे धीरे उसकी जो उस काम को बार बार जब वो करता है तो उसको वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है उसमें, और स्पेशलाइज्ड होने के बाद वो कहीं और ध्यान रखता है और उसकी उंगलियां ऐसे चलती हैं, तो उत्पादकता बढ़ जाती है. पहले एक पेज को 1 घंटा में टाइप कर रहा था, अब वो 5 मिनट में टाइप कर देता है. तो दूसरा रीज़न बेटा ये है कि लेबर को डिवीज़न करने में इफ़िशियंसी आ जाती है कि आपको ये काम बस यही करना. अब एक आदमी से आप पहले उसके किसी गाड़ी के पार्ट्स बनवा रहे हैं, फिर उनको जोड़ रहे हैं, फिर कहना कि पूरी गाड़ी आपको कसकर तैयार करनी है, तो उसको 1 महीने का टाइम लग जाएगा. लास्ट टाइम पहुँचते पहुँचते जो उसका बिगिनिंग टास्क था उसको वो भूल जाएगा. लेकिन उससे कहा नहीं, सिर्फ आपको ये बुलेट कसने हैं, बाकी पार्ट्स कहीं और बना रहा है, बस आपका तो बुलेट कसने का काम है. तो वो धीरे धीरे कसेगा, लेकिन धीरे धीरे बाद में उसको इतना एक्सपर्ट हो जाएगा, लगाएगा और ऐसे करता रहेगा. तो वो रीज़न होता है दूसरा हमारे रिटर्न टू फैक्टर बढ़ने का. तीसरा है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, क्योंकि धीरे धीरे जब हम बढ़ाते हैं तो हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन पा जाता है जो हमारे लिए बेटर होता है. जब हमें वो मिल जाता है तो हम उसी पर उत्पादन करते हैं जो हमारा टोटल प्रोडक्शन को बढ़ाता है. ठीक है, तो बेटा ये तो था हमारा काउजेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, यानी साधन के बढ़ते प्रतिफल के कारण. अब मैंने आपको बताया था बेटा स्टार्टिंग में कि एक समय तक तो वो बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद वो गिरना शुरू हो जाएगा. उसका रीज़न ये कि डिमिनिशिंग रिटर्न जो ला है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा उसमें. उसका रीज़न ये है कि कुछ जब हम किसी चीज़ के साथ एक निश्चित कॉम्बिनेशंस के बाद हम उसको बढ़ाते चले जाते हैं उसके साथ में, तो उसकी जो है ना जो पावर है वो उसके साथ अनजस्टिफाई होता है. अब एक मशीन एक बाइक है, अगर उसके साथ आप 2 आदमी जा रहे हैं तो अच्छे से एवरेज देगी, अच्छी चलेगी, लेकिन अगर उस पर 5 बैठ के जा रहे हैं तो वो क्या होगा, उसके साथ जो है अनजस्टिक होगा और वो नुकसान होगा उसमें. तो फिर नुकसान जब होता है तो उसी नुकसान को तो हम डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं. तो इसका रीज़न ये है, इसका रीज़न भी यही है फिक्स्ड ऑफ द फैक्टर,
क्योंकि जो हमारा जो दो साधन होते हैं उत्पादन करने के लिए, एक साधन तो हमारा फिक्स्ड है, अब जब तक उसका बेटर कॉम्बिनेशन नहीं है जब तक तो उत्पादन बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही हम उसके साथ और एडिशनल वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसमें लगाएंगे तो उसके साथ अनजस्टिफाई होगा, ठीक है। तो वो स्थिर है क्योंकि अब उस पर आप ज़्यादा प्रेशर होगा तो उसकी उत्पादकता कम हो जाएगी। जैसे बाइक है, अगर उस पर 5 बैठ के जाएगा तो टायर फूट जाएगा उसका, तो नुकसान होगा। तो वहाँ पर हमारा काउजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर का नियम लागू हो जाएगा, उत्पादन प्रक्रिया बढ़ने के है और कम हो जाएगी। नेक्स्ट है इम्परफेक्ट फैक्टर सब्स्टिटेबिलिटी, प्रतिस्थापन की कमी होती है। एक मशीन है, अगर जैसे उसमें हमने वर्कलोड बढ़ाया तो उसकी जगह दूसरी मशीन तुरंत हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक उसकी जगह दूसरी लगा दी उससे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करने के लिए, तो उत्पादन और बढ़ेगा। लेकिन इतना आसान नहीं होता है कि हम जैसे ही हमें रिक्वायरमेंट हुई, हमने लेबर ज़्यादा जो उसमें लगा दी और उसके तुरंत बाद हम मशीनरी बदल दें, नहीं बदल सकते क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होती है और बहुत बड़ी होती है, ज़्यादा पैसों की आती है, हम नहीं बदल सकते शॉर्ट टर्म में। तो फिर हमारा जो है वो उत्पादन का जो नियम है, जो उत्पादन है वो गिरने शुरू हो जाता है। फिर पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर, कई बार ऐसा होता है कि जब हमारा जो फिक्स्ड कैपिटल ऑफ प्रोडक्शन है और वेरिएबल फैक्टर हैं, यानी स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो सही नहीं होता। जब वो सही नहीं होता है तो फिर जो है वो उत्पादक प्रक्रिया इतनी अच्छा नहीं होती है, वो गिरना शुरू कर देती है। उसके बाद बेटा है कि जो हमारा ये अभी हमने पढ़ा है रिटर्न टू फैक्टर, इसके कुछ एजम्पशंस हैं, यानी ये एजम्पशंस मतलब ये शर्त हैं, अगर ये है तो फॉलो होंगे, नहीं तो नियम लागू नहीं होगा। तो वो क्या कह रहा है, पहला है रेशियो इन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज। जो साधन है ना हमारे जो लगा रखे हैं उनका जो रेशियो है वो चेंज होना चाहिए। अगर सेम रेशियो है तो वो नियम लागू नहीं होगा। सेम रेशियो का मतलब एक मशीन के साथ 2 लेबर हैं, फिर 2 मशीन के साथ 4 लेबर, 3 मशीन के साथ 6 लेबर, वो तो हमारा फिक्स्ड रेशियो होगा, तो वो नहीं होना चाहिए। यानी क्योंकि हमारा एक साधन स्थिर है तो उसके साथ परिवर्तनशील साधनों बढ़ेंगे तो उनका रेशियो चेंज होगा। जैसे फर्स्ट टाइम हमारा एक मशीन 2 मजदूर, अब आगे हमारा 2 मजदूर और लगा दिया, अब एक मशीन 4 मजदूर हो गए, तो रेशियो चेंज हो गया उसमें, तो ये चेंज होना चाहिए। अगर ये नहीं हो रहा है तो लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर नियम लागू नहीं होगा, ये इसकी अजम्पशन है। फिर है हमारा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डट नॉट चेंज, जो उत्पादन की जो तकनीक है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। अगर उसमें परिवर्तन आ गया तो ऑब्वियसली अगर तकनीक में विस्तार हो गया तो उत्पादन प्रक्रिया हमारा उसे ही बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो नियम वो नहीं होना चाहिए। ये कुछ एजम्पशंस हैं इसमें। फिर कह रहा है वो आगे पोस्टपोन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, क्या हम मतलब जो लॉ ऑफ डिमांड है उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, यानी बढ़ता प्रतिफल के बाद जब गिरना शुरू होगा उसको हम पोस्टपोन कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब हमारे पास नई तकनीक का विस्तार कर लें, ठीक है, या हम जो है जैसे खाद बीज का नया आविष्कार कर लेते हैं या नई मशीन लगाकर हम उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद बेटा इसमें आता है रिलेशन बिटवीन टीपी, एमपी एंड एपी, यानी इन आपस में इसमें क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये मैं आपको लास्ट टाइम अगली वीडियो में कराऊंगा क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ये थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, कभी पिछले वाले को फॉरवर्ड हो जाए। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।